वन का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये है हमारे पास बुक, आप अपने पास भी किताब को रखिए और सारे सवाल को समझते हैं एक एक करके। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है कि एक नहर है, ठीक है, और नहर के दोनों साइड, जब नहर है तो जाहिर सा बात है कि उनके दो किनारे होंगे और एक किनारे पे एक टीवी टावर लगल है, ठीक है, इस टाइप से। और मान लेते हैं कि यह है हमारा धरती और इस बीच से यह है नहर का पहला तट और इधर हो जाएगा कहीं दूसरा तट। इसमें आपसे बोला गया है कि इनके ठीक सामने दूसरे तट पे, ठीक है, एक बिंदु है जिनका उन्नयन कोण जो है वो आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, नहर की दूसरे साइड में। उनके बाद थोड़ा सा इनको आगे आप बढ़ा दीजिए। उनके बाद बोल रहा है कि आप इस बिंदु से 20 मीटर अगर इधर चले जाएंगे, कितना, 20 मीटर, तो तब जब आप देखिएगा तो आपका ई वाला उन्नयन कोण जो होगा वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नहर की चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये, और ये जो हमारा है खड़ा टावर, इनकी भी आप लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए इस पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हैं, लाइक ए, बी मान लीजिए, इनको आप सी मान लीजिए, ई वाले पॉइंट को आप डी मान लीजिए। ठीक है, फिगर हमारा कंप्लीट है। चित्र से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी है टावर की ऊंचाई, ए बी टावर की ऊंचाई को आप एच मान लीजिए, इनको आप एच मान लीजिए, है ना। बी से सी जो है वो है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, जाहिर सा बात है नहर है तो नहर के दो किनारे होते हैं, मान लेते हैं। बी सी जो है ये है नहर की चौड़ाई, इनको आप वाई मान लीजिए, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू एच बटे वाई, है ना, लंब बटे आधार। आ रहा है समझ में। इनका वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है, एच को आप रहने दीजिए, वाई इधर, है ना, और इनको अगर आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे एच इक्वल टू √3 का वाई, है ना। इनको चाहे तो आप समीकरण 1 मान सकते हैं। एच का जो वैल्यू है वो है हमारे को √3 वाई, ठीक है। आइए अब इनको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब, लंब क्या है, एच बटे आधार। आधार आप जरा सोचिए, y + 20 होगा, चूँकि 30 डिग्री के लिए थोड़ा सा ये 20 मीटर बढ़ रहा है, जो कि हमारे सवाल में दिया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इनका वैल्यू कितना है, 1/√3 आप जानते हैं, और ये हो जाएगा h बटे y + का 20। ओके, इधर से इधर इस साइड से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएंगे y + का 20 इक्वल टू √3 का h, है ना। एक चीज़ और कर सकते हैं, इनको आप चाहे तो समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से क्या कीजिए, समीकरण 1 से h का वैल्यू उठा करके h के जगह रख दीजिए, आपका जो है y यानी नहर की चौड़ाई एक ही बार में निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, h का जो वैल्यू है √3y वो वहाँ रख देंगे। आप यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि समीकरण 2 में h का मान रखने पर, है ना, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में h का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है, y + 20 इक्वल टू √3 × h, और h की जगह हम लोग ये डाल देंगे, तो ये हो जाएगा √3 गुना √3y। h का वैल्यू √3y है, तो हमने h की जगह सिर्फ √3y दे दिया। अब आप जानते हैं y + 20 इक्वल टू हो जाएगा 3y, √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 आ जाएंगे, और ये हो जाएंगे, ही वाला y को इस साइड भेज दीजिएगा तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 2y, ऐसा क्यों घट जाएगा, एज यू नो, और y इक्वल टू हो जाएगा 20/2 यानी कि जो 10। y का जो वैल्यू निकला वो हमारे को 10 मीटर निकला। तो नहर की जो चौड़ाई है ना, वो आपका आ जाएगा 10 मीटर। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ऐसा इसलिए करेंगे चूँकि समीकरण 1 में कर देंगे तो आसानी से हमको h का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए h इक्वल टू हो जाएगा √3 गुना 10 यानी 10√3। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एगो भवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भवन बना लेते हैं। ये एगो मान लीजिए कि पहले एक धरती को फिक्स कर दिया जाए। मान लेते हैं कि ये हमारा धरती है ना, मान लेते हैं, मानने में तो कुछ नहीं जाता है ना हम लोगों का। तो इनको धरती मान लिए। धरती पे क्या है कि 7 मीटर ऊंचा एगो भवन है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ पे एक टावर इस टाइप से खड़ा हुआ है। अगर आप भवन के शिखर से, शिखर मतलब ऊपर का वाला पार्ट से, है ना, ऊपर का वाला पार्ट से ई वाला जो टावर है इनको देखिएगा तो ये जो एंगल है, ई वाला एंगल यूनियन कोण, ये आता है 60 डिग्री का, है ना, ऐसा सवाल में दिया है। और जब यहाँ से खड़ा होकर के ये जो है टावर, इनके नीचे वाले पॉइंट को देखिएगा, हे फुट पॉइंट को, है ना, तो उनके बाद जो अवनमन कोण बनता है, ये वाला कोण हमारे को 45 डिग्री बनता है। ये सवाल में आपको दिया गया है, ये वाला कोण जो है वो आपका 45 है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा टावर है इनकी आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप ए डाल दीजिए, इसको आप बी डाल दीजिए, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए, इनको ई कर दीजिए। कुछ भी नाम रख सकते हैं, है ना, नाम भी रखने में हमारा कुछ नहीं जाता है। ओके, सोचिए अब इसमें क्या करना है। अच्छा, आप एक चीज़ पढ़े होंगे क्लास 9th में, जब दो गो रेखा समांतर है ना, और उसको कोई तिर्यक छेदी रेखा ऐसे अगर कट कर रही है तो ये वाला कोण देख लीजिए ई वाले कोण के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे बताइए जो हे 45 है तो हे वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। इस छोटी सी बात को हमें इसमें समझना था। अब आइए देखते हैं, आपको जो दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। चित्र में आप ऐसे लिख देंगे कि आपको डी से ए या ए से डी जो है वो भवन है, क्या है, भवन है, और इनकी ऊंचाई आपको 7 मीटर दिया है। बी से ई, है ना, बी से ई जो है वो आपका है टावर। ओके, और इनकी ऊंचाई आप मान लीजिए जो है x मीटर, है ना, x मीटर आप यहाँ पे लिख देंगे, x मीटर माना, है ना, यानी इनकी ऊंचाई हमने x मीटर मान लिया है। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले लगाइए tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि जो 7 मीटर नीचा में ए बी। ओके, और इनका वैल्यू 1 होता है, और ये हो जाएंगे 7 मीटर बटे ए बी। यहाँ से अगर आप ए बी निकालोगे तो ए बी हो जाएगा आपका 7 मीटर। ये अभी आंसर नहीं है, ये सिर्फ ए बी का वैल्यू है। अच्छा, आप मुझे बताइए ए बी जो 7 मीटर है, इसीलिए डी से सी भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, है ना। डी से सी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। हे वाला डी से सी, चूंकि ई वाला और ई वाला दोनों बराबरे होगा। ओके, ई निकल के आ गया हमारे को 7 मीटर, तो ई भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब हम लोग थोड़ा सा ई वाला का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। tan 60 अगर आप यूज कीजिएगा तो tan 60 कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएंगे ई से सी बटे आधार, अभी तुरंत निकाले हैं जो कि है 7, है ना। ए से भी 7 है तो डी से सी भी 7 होगा, और इनका वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू हो जाएगा ई सी बटे 7। यहाँ से अगर आप ई और सी का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 7√3, है ना। इनको आप चाहे तो समीकरण 2 मान ले, नहीं तो 1 भी, कुछ भी मान सकते हैं। अब आप देखिए, आपको ए भी पता है और ई से सी भी मालूम है। अब आपको चाहिए बी से सी। बी से सी हम लोग निकाल लेंगे। बी से सी सीधी सी बात है, बी से सी अगर ए से डी 7 है तो यहाँ से बी से सी भी ई वाला जो लंबाई होगा वो 7 होगा। जब ए से बी डी से सी के बराबर होगा तो डी से ए सी से बी के बराबर होगा। अब आपको चाहिए कुल लंबाई, तो यहाँ पे लिख देंगे टावर की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द टावर।
टावर की कुल लंबाई वो होगा BC प्लस EC, ठीक है ना। BC में आप EC को जोड़ दीजिएगा, B से C और E से C दोनों लंबाई को जोड़ दीजिएगा, आपको कुल लंबाई निकल जाएगा। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू अभी जानते हैं 7 है, बीच में प्लस डाल दीजिए। E और C का वैल्यू, E और C का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 7√3 है। ओके, दोनों में 7 है, दोनों से 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 7 × 1 + √3 है ना। ये हमारा आ गया इनकी टोटल लंबाई। तो हमारा आंसर ये है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि समुद्र तल में है ना एक 75 मीटर का एक लाइट हाउस है। चलिए इनका भी फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ना यह है लाइट हाउस, और लाइट हाउस से इधर हमारा समुद्र है, ठीक है। इस टाइप से इधर समुद्र है, तो इस सब में पानी वानी जाहिर सा बात है भरा हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि लाइट हाउस जो है इनकी जो लंबाई है या हाइट है ये है 75 मीटर, सही है। दो जहाज है, दो जहाज में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों का जो यूनियन कोण है वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ पे है, ओके, और मान लेते हैं कि दूसरा जहाज यहाँ पे है, ठीक है। जब आप यहाँ से लाइट हाउस के सिरा से, यानी उनके जो ऊपर वाला बिंदु है, यहाँ से जब आप दूसरे जहाज को देखिएगा, ओके, तो आपको जो अवनमन कोण बनेगा वो अवनमन कोण आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। इस बात को आप समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। उनके बाद यहाँ आइए, अगर आप इस जहाज को इसी पॉइंट से देखिएगा, है ना, तो आपको जो आएगा ई वाला पूरा वाला एंगल, ओके, ये आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो ई वाला 45 है, तो ई वाला कोण हमारे को 45 मिल गया और ई वाला कोण हमारे को 30 डिग्री मिल गया। अब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है 13 नंबर में कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट जहाज एंड द सेकेंड जहाज, है ना। आप कुछ नाम रख लेते हैं इनका, लाइक A B, यह है पहला जहाज का पोजीशन जो C बिंदु पे है, और यह है दूसरा जहाज का पोजीशन जो कि D बिंदु पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि ई दोनों जहाज के बीच का दूरी निकालिए। तो हम लोग मानिए लेते हैं कि ई दोनों जहाज के बीच का दूरी जो है ना वो x है, और B से C जो है इनकी बीच की दूरी जो है वो y है, ठीक है। हमारा आंसर निकल जाएगा जो निकलने का हो। चलिए आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिया गया है चित्र से, आप ऐसे लिखेंगे चित्र से या फ्रॉम फिगर, है ना। AB जो है वो है 75 मीटर, जो कि लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस है, ओके। दूसरा आप देखेंगे जो C पहला जहाज का, फर्स्ट जहाज का पोजीशन है, और D जो है वो सेकेंड जहाज का पोजीशन है, ओके। ये बात को आप लिख देंगे। उनके बाद आप लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब बोले तो 75 बटे आधार बोले तो B और C, है ना। और यहाँ पे इनका वैल्यू 1 होता है, और ये हो जाएगा 75 बटे BC, यानी आपका BC, और BC को आपने y मान लिया है, तो B और C की जगह y डाल दीजिए, और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 75 मीटर। एक तो हमारा y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हम लोग tan 30 का यूज करेंगे। tan 30 इक्वल टू होता है 75 बटे, देखिए आधार जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, BC प्लस CD, यानी x नहीं यानी y, उसमें आप प्लस डाल के x कर दीजिए, तो लंब बटे x प्लस y, ये वैल्यू हो जाएंगे 1 बटे √3 इक्वल टू 75 और ये x प्लस y, ठीक है। इनको जब आप गुना कीजिएगा तो ई दोनों को 1 से गुना कर दीजिए और 75 को √3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 75 √3, ओके।
यहाँ पे आप क्या करेंगे, y का वैल्यू रख देंगे। इनको आप चाहे तो समीकरण 1 मान लीजिए और आप यहाँ पे कर दीजिए समीकरण 1 से, यहाँ पे आप लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग y का वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 75, चूँकि x प्लस वाई है और y का वैल्यू 75 है, तो जाहिर सा बात है y की जगह 75 ही यूज होगा और ये हो जाएंगे 75√3। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 75√3 माइनस 75, x अगर निकालेंगे तो 75 आप कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 कर दीजिए। दिस इज योर आंसर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 13, इसे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए तो 14 नंबर को शुरू करते हैं। 14 नंबर में आपसे बोला गया है कि एक जो है ना, एक गर्ल्स है जो 1.2 मीटर लंबी है। तो चलिए इनका फिगर को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप फिगर समझ जाएंगे तो आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस इंटायर बुक। ओके, लेट्स कम। तो मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग धरती को फिक्स कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये हमारा अर्थ है। अब जाहिर सा बात है भाई साहब, जो 1.2 मीटर अगर लंबी गर्ल है तो धरती से तो थोड़ा ऊपर होगी ही, है ना। इतना मीटर लंबी लड़की है और इसमें बोला गया है कि भूमि से धरती से 88.2 मीटर ऊपर एक गुब्बारा उड़ रहा है। मान लेते हैं कि हमारा गुब्बारा यहाँ पे है, ठीक है। गुब्बारा यहाँ पे है, जो धरती से जो है, इनकी जो हाइट है धरती से वो कितना है, 88.2 मीटर, ठीक है। लड़की कितनी मीटर लंबी है, लड़की 1.2 मीटर लंबी है। तो अगर इसमें से, अगर टोटल हाइट में से आप लड़की की हाइट को माइनस कर दीजिएगा, इतना वाला डिस्टेंस को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, यानी ये हो जाएगा 87.0। तो है यहाँ से, इस पॉइंट से इधर गुब्बारा का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 87 मीटर, ठीक है। समझ गए, लड़की की हाइट को हमने टोटल हाइट से निकाल दिया है। चूँकि एंगल उंगल जो हमारा बनेगा वो लड़की के यहाँ फुट से नहीं बनेगा, वो उनके आँख से बनेगा, यानी उनके हाइट की लेवल का एंगल बनेगा। इस वजह से हमने ऐसा किया है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि किसी क्षण अगर गुब्बारा को लड़की देखती है, ठीक है, तो इनका जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री है, ठीक है। और कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, ये वाला गुब्बारा उड़ करके, है ना, उड़ करके यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर से जो ये लड़की उस गुब्बारे को देखती है, तब उनका जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी पहले गुब्बारा का पोजीशन यहाँ था, अब गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया है। अब आप धरती को भूल जाइए और आप मान लीजिए कि यहाँ से हमारा सारा चीज़ चल रहा है, ठीक है। ये एक बार में 60, ये बार में 30 एंगल, और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ये वाला। तो आइए, फिगर अगर आप समझ लिए हैं तो अब हम इनके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो हम लोग सबसे पहले आप नाम रख लेते हैं कुछ भी, लाइक A B C, है ना। ये पॉइंट D कर दीजिए, इस पॉइंट को E कर दीजिए। ओके, अब कोई पॉइंट्स नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो सबसे पहले आप चित्र से जो दिया गया है उसे आप लिख लेंगे, या चित्र से हम लोग BC हम लोग को फाइंड करना है, B से C, और BC आप मान लीजिए x मीटर माना, आप कोष्ट में डाल देंगे माना, तो वही बात होगा, माना कि जो BC x मीटर है। ओके, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है ना। चलिए सबसे पहले लगाइए tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू, जब आप 60 पे थे यानी ई पूरा वाला के लिए, आपका जो लंब होगा वो ई हो जाएगा, जो कितना है 87 मीटर। तो tan थीटा बटे लंब यानी 87 बटे आधार। आधार आपका सिर्फ A से B होगा, A से C तक आप नहीं लेंगे। A से C तक क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो ये B वाला पॉइंट है यही लास्ट है और आप इस वाले को ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आप A से B तक ही लेंगे।
ओके, √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 87/AB, और AB जब आप यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 87, है ना, बटे में √3। समीकरण 1 आप इसे मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स, है ना। AB इक्वल टू 87/√3। अब हम लोग एक बार लेंगे ई वाले त्रिभुज में AC और D। AC और D में हम लोग लगाएंगे TAN 30 डिग्री। ओके, ये होगा लंब। अच्छा, एक चीज़ आपको फाइंड करना है, एक चीज़ जो आपके सवाल में यूं ही दिया गया है वो ये है कि गुब्बारा का जो हाइट है ना वो चेंज नहीं होता है, पोजीशन चेंज होता है, लेकिन हाइट जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है, यानी हाइट यूं ही रहता है। धरती से हाइट हमेशा सेम रहता है, लेकिन ई वाला डिस्टेंस कभी यहाँ है तो बाद में यहाँ चला जाएगा, ऐसा चेंज होता है वो। तो अगर आप लगाइएगा tan 30 डिग्री तो ये हो जाएगा लंब। लंब क्या है, D से C, और D से C जितना है उतना ही है E से B, यानी 87 मीटर। तो आप यहाँ लिख देंगे 87 बटे, अब यहाँ पे देखिए आप लिख दीजिए AB प्लस x। चूँकि अब आपको आधार A से C तक लेना है तो A से B तो लेंगे, उसमें x को जोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम्स, है ना। ये कितना हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 87 बटा AB प्लस x। अब आप देखिए मैं इनको वहाँ फ्रेश करके लिख रहा हूँ, a प्लस b को 1 से गुना कीजिएगा तो AB प्लस x से हो जाएगा, और 87 को √3 से गुना कीजिएगा तो 87√3 हो जाएगा। ठीक है, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, आपको सवाल में x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी B से C। तो आप AB का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। AB का वैल्यू कितना है 87/√3। तो आप यहाँ पे AB की जगह लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे समीकरण 1 से, और नीचे लिख देंगे AB की जगह 87√3 प्लस x इक्वल टू 87√3, है ना। x का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो 87√3 माइनस 87/√3, है ना। इनको हम लोग सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। देखिए अगर नहीं कुछ है नीचे में तो एक तो है, ये है कि नहीं है, 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा √3। 1 और √3 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 से √3 बार में आएगा, √3 को इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 87 × 3। चूँकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, 87 डाल दीजिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें से अगर आप 87 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 3 माइनस का 1 बटे √3, है ना। और इनको आप लिख देंगे 87 × 2 बटे √3। ठीक है, आप चाहे तो इनका हर परिमाण कर सकते हैं। एक बार हम वीडियो को रोकेंगे फिर उनको आगे बढ़ाएंगे। ये तो आइए इनको देख लेते हैं। हेस्को हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 × 2। अच्छा, इनको क्या कीजिए हर परिमेय कर, यानी √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए, और एगो वाला √3 तो है ना। आप चाहेंगे तो इसको काट देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पहले नीचे से रूट को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 87 × 2 × √3, और नीचे में आ जाएगा 3, है ना। आप चाहे तो इसको इससे काट सकते हैं। ओके, कितना हो जाएगा ये, है ना, 2 आ जाएगा, फिर 2 से 9 आ जाएगा। ओके, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 58√3। दिस इज योर फाइनल आंसर, 58√3। बस कुछ नहीं था, सिंपल था ये सवाल, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि एक मीनार है ना, और एक रोड है जो बहुत दूर से इस मीनार के नज़दीक तक आती है, यहाँ तक आती है। ठीक है, तो रोड है तो जाहिर सा बात है कि रोड धरती पर ही होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये धरती है और ये धरती के साथ ही ये हमारा रोड है। ओके, और ये जो खड़ा है आप समझिए गए होंगे कि शायद ये मीनार होने वाला है। इसमें आपको बोला गया है कि मीनार से यहाँ पे वो आदमी खड़ा है, सबसे पहले वो एक कार को यहाँ पे देखता है। ओके, यहाँ पे जब वो देखता है, अच्छा ये आदमी है तो इनका एक दृष्टि रेखा होगा जो इनके आँख से सीधा सीधा जो गुजरता होगा, उन्हें हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं, है ना। बोल रहा है कि ये आदमी जब पहली दफ़ा कार को देखता है ना, पहली दफ़ा जब कार को देखता है, ओके, मान लेते हैं कार यहाँ है, तो इनका जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री का। समझ गए। जब
उनके बाद 6 सेकंड के बाद फिर देखता है कार को। एक बार देख लिया, फिर 6 सेकंड वेट किया, फिर देखा कार को। तो जाहिर सा बात है, जब कार इधर आ रही है तो 6 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुँच गई होगी, यहाँ कहीं आसपास होगी, है ना। फिर देखता है, अब जो अवनमन कोण है ये पूरा है 60 डिग्री। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ई वाला कोण जो होगा वो होगा 30 डिग्री और ई वाला कोण जो होगा वो होगा 60 डिग्री। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट और दिया गया है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा है वो 6 सेकंड लगा है। कितना सेकंड? 6 सेकंड। और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में उस कार को कितना समय लगा है। ओके, नो प्रॉब्लम्स। आइए इनको सोचते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए जो हमारा एगो कार है ना, ये जो एगो कार है, इनका जो स्पीड है, कार का जो स्पीड है ना, SPEED, वो मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड है। ओके, कार का जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकेंड है, यानी कि जो 1 मीटर में 1 सेकेंड में x मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो 1 सेकेंड में x मीटर जाता है। पहली दफ़ा कार 6 सेकेंड चला था, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा है यहाँ से वहाँ, वो आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ 6x ही होगा। डिस्टेंस, जिनको हम लोग बोलते हैं दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है चाल गुना समय। तो जाहिर सा बात है, हमको यहाँ पे स्पीड दिया है, समय से जो गुना कर देंगे तो हमारे को दूरी डिस्टेंस निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप मान लीजिए कि जब कार यहाँ पे है, इस बिंदु पर, इसको आप मान लीजिए A, B और ई वाले पॉइंट को C, ई वाले पॉइंट को D। जब आपका कार B बिंदु पे था तो B से यहाँ तक आने में जो समय लगा है वो है T सेकेंड। B से A तक आने में जो समय लगा है वो कितना है? वो है T सेकेंड। तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा हमारा x गुना t। देखिए हमारा ये दूरी भी हमने पता कर लिया, xt है, और हमने वो 6x वाला भी दूरी पता कर लिया है। नीचे वाला दूरी अब हमें मालूम है। एक चीज़ हमें और फाइंड करना है, वो है कि जो मीनार है ना, इनकी लंबाई कितनी है, ये कितना ऊंचा है। तो हम एक चीज़ और मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माना जो मीनार है A से D, इनकी जो हाइट है वो है h मीटर। ये हमने मान लिया है, जो इनकी जो हाइट है मीनार की A से D, ये कितना है? ये है h मीटर। अब आप आइए और बारी बारी से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप लगाएंगे tan 60 जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा h यानी लंब बटा xt क्या है? xt A से B है, जो आधार है। हमने आपको पहले बता दिया है कि xt हमारा कैसे आया है, दूरी इक्वल टू है ना समय गुना चाल, कुछ इस टाइप से। तो ये हो जाएगा √3 = h बटा xt, और यहाँ से अगर हम h का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा √3x और t। दिस इज समीकरण 1। ओके, आपको फाइंड करना था समय, यानी आपको t निकालना है। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? h लंब बटा आधार। यहाँ पे देखिए आधार थोड़ा सा चेंज होगा, और क्या चेंज होगा? 6x में xt को जोड़ दीजिएगा तो A से C तक आप पहुँच जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 6x + x और t। इनका वैल्यू आप जानते हैं, एज यू नो, है ना। ये हो जाएगा h बटा 6x + x और t, है ना। आप चाहे तो गुना कर दीजिए इनको, ये हो जाएगा 6x + xt इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3h, है ना। ये है इक्वल टू √3h। इनको आप चाहे तो समीकरण 2 मान लीजिए। आप एक बार समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए, एक बार सवाल को भी देख लीजिए, फिर हम मिटा करके इनको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। समीकरण 2 को जो है ना उठा करके ऊपर लिख देते हैं। क्या है? 6x है प्लस xt है इक्वल टू क्या है? √3h है। ओके, नो प्रॉब्लम्स। h का वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। h का वैल्यू कितना है? √3xt, यानी h जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हम ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6x। अच्छा एक सेकेंड,
इसमें आपको क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 6x है, xt है। एक चीज़ हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं तो 6 + t बच जाएगा। ओके, ये हो जाएगा √3 इंटू h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है √3xt, है ना। आपने यहाँ से कॉमन ले रखा है x, तो ये हो जाएगा x इंटू 6 + t इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, रूट है तो ये हो जाएगा 3x और t। आपको नहीं लगता है कि ई वाला x से ही वाला x कैंसिल हो जाएगा, दोनों बगल है तो, है ना। तो ये हो जाएगा 6 + t इक्वल टू 3t। ओके, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 2t, 3 गो t में से एगो t घट जाएगा उस साइड जा करके, तो 2t बच जाएगा। और t इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/2 यानी कि जो 3 सेकंड। हमारे जो कार हैं उस कार को जब वो यहाँ था तो यहाँ से यहाँ आने में मात्र 3 सेकंड, सोचिए। ठीक है, ये हमारा 15 ख़त्म होता है। देखिए 16 जो कि हमारे एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट सवाल है, इनको देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, जाहिर सा बात है पहले एक धरती को हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा धरती माता। ओके, मान लीजिए, मानने में तो पहले ही बताया है, कुछ नहीं जाता है ना। ये है हमारा धरती माता, इस पे एक मीनार खड़ा है ऐसे करके, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, खड़ा है। इससे आप 4 मीटर जाइए, एक पॉइंट को रख लीजिए, मान लीजिए पॉइंट ए है। इस मीनार से आप फिर 9 मीटर जाइए और मान लीजिए इस पॉइंट को बी है। ये है 9 मीटर वाला और ये जो है ये है 4 मीटर वाला। देखिए आप समझ लीजिए, ये सारे सवाल कुछ भी नहीं है। जैसे आप जोड़ बनाते हैं ना, 2 + 2 4 होता है, सेम वैसे ये है ये। ओके, अच्छा, इस सवाल को समझने से पहले यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि इनके जो कोण है, इनकी कोण समपूरक है। समपूरक है या फिर हाँ नहीं, पूरक है। पूरक को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण बोलते हैं। तो जब आप पहली दफ़ा देखिएगा यहाँ से यहाँ, है ना, तो आपको ये कोण बनेगा थीटा। मान लेते हैं थीटा, वैसे आप एक्स भी मान लीजिए, नो प्रॉब्लम्स, नो मैटर, है ना। जब आप दूसरी दफ़ा पॉइंट ए को देखिएगा तो आपका जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा 90 - थीटा। ऐसा क्यों 90 - थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे सवाल में दिया गया है कि ये जो कोण है ये एक दूसरे के पूरक कोण है। और पूरक कोण कौन होता है? एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं एक कोण है 60 डिग्री और एक कोण है 30 डिग्री। इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, वो एक दूसरे का पूरक कोण हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 81 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा 9 डिग्री। 81 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो क्या हो जाएगा? 9 डिग्री। तो जाहिर सा बात है, जब एक कोण हमारा थीटा है तो दूसरा कोण हमारा 90 - थीटा ही होगा। इस टाइप का कोई प्रश्न आए, पूरक कोण समपूरक कोण आपसे बन जाना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम्स। आते हैं, अब देखते हैं। आपको सिद्ध करना है जो ही जो है ना मीनार, है ना, इसका कुछ मान रख लीजिए, ए बी है तो सी डी रख लीजिए। इनकी जो हाइट है ये 6 मीटर आपको सिद्ध करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे चित्र से। चित्र से व्हाट इज गिवन, जो आपको दिया गया है वो है, चलिए अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी मान लेते हैं इनकी जो हाइट है वो h मीटर है। मान लेते हैं, माना D से C जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है? h मीटर, हमने मान लिया है। अब आप आइए, अब आप पहले ई वाले एंगल को यूज कीजिए, फिर आप ई वाला एंगल को यूज कीजिएगा। पहले आप लगाइएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है लंब। लंब क्या है? h बटा आधार क्या है? 4 मीटर। अभी तुरंत बताए सी से। और जैसा कि आप त्रिकोणमिति से जानते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये बदल के हो जाएंगे कॉट थीटा, इधर चेंज हो जाएगा और ये बच जाएगा h/4। यहाँ से अगर आप h का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4 कॉट थीटा, समीकरण 1। ओके, अब आते हैं वो वाले पे। एक बार आप लिखिए tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू
यहाँ से यहाँ डी से सी, अब बटा पूरा 9 है तो हम लोग लिख देते हैं एक ही बार में। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे को h/9। ओके, तो इनको आप जब गुना कीजिएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा 9 गुना tan थीटा। दिस इज योर समीकरण 2। अब आप देखिए समीकरण 1 है आपके पास, समीकरण 2 है, आपको फाइंड करना है h का वैल्यू। ठीक है, देखिए अगर जोड़ेंगे तो तब तो नहीं निकलेगा, 2h आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करने से कुछ कुछ कट जाएगा। तो जब हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुना 2, समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं, तो इस साइड वाले को इस साइड वाले से गुना कर लीजिएगा, h को h से गुना कीजिएगा तो h मल्टीप्लाई h लिख दीजिएगा, इस साइड वाले को इससे गुना कर दीजिएगा, तो 4 cot थीटा इंटू 9 tan थीटा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा h² इक्वल टू क्या है 9 4 जा 36, कॉट थीटा से tan थीटा कैंसिल, सिर्फ 36, और h का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा √36, है ना। और यहाँ से जो h का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा h इक्वल टू ±6, है ना। h का वैल्यू हमारा आ गया 6। माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, माइनस वाला इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो हमारा h का जो वैल्यू है वो है +6। अभी ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म होता है।